कैसे हैं आप सब। आज मेरे नेक्स्ट लेक्चर के साथ और आज की क्लास में मैं आपको कराने वाली हूँ मल्टीपल एलियंस। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में टॉपिक दिया होगा कोडोमिनेंस के नाम से, मल्टीपल एलियंस भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि हम इसमें काफी सारे एलियंस मींस जीन्स की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आ जाती है, जब भी आपको कोडोमिनेंस की बात आएगी, जब भी कोडोमिनेंस की बात आएगी तो यहाँ पे बात क्या आ जाती है कि हम किसकी बात करने वाले हैं, हम ब्लड ग्रुप्स की बात करने वाले हैं। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि इसका जो टॉपिक होता है और जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। मींस हमें पता भी नहीं चलता कि क्या टॉपिक चल रहा है और क्या वो क्रॉस पूछना चाह रहा है, क्या हमें आंसर करना है उसका। बहुत बार ऐसा होता है हमें पता भी नहीं चलता, हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हाँ जी क्रॉस है कौन सी, अभी यहाँ क्रॉस करनी ही कौन सी है, उसके बाद तो हम क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो वहां उसके लिए सॉल्यूशन क्या चीज मैं आपको बता रही हूँ। जब भी कोडोमिनेंस की बात आ गई ना, मतलब यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स की बात आ गई है। ठीक है, आपको वहां पे ब्लड ग्रुप्स की ही बात करनी है, मतलब वहां पे ब्लड ग्रुप की ही क्रॉस करनी है। द थिंग इज कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ब्लड में ना एक जीन होती है। मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुन लेना, तो इससे क्या होगा, आपके जो ब्लड वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखियो मैं आपको ब्लड वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी, देखते हैं अभी की क्लास में होगा, देखें नेक्स्ट क्लास में। लेट्स सी, पहली बात, ब्लड में एक मैं बोल रही हूँ कि जीन्स होती हैं। जीन्स होती है, कौन सी जीन, उसको हम आई जीन बोलते हैं। अब ब्लड ग्रुप हमारे पास कौन सा होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, अब जो आई जीन है, आई जीन के पास ही रहेंगे, मींस इसको हम इस तरीके से लिख देंगे आई ए। अगर ब्लड ग्रुप ए है मतलब उसके जीन कौन सी है, आई ए जीन है। अगर उसके पास ब्लड ग्रुप बी है मतलब जीन कौन सी है, आई बी। ब्लड ग्रुप ए बी है, जीन कौन सी हुई, आई ए बी हुई। ठीक है, और ब्लड ग्रुप ओ है तो मतलब जीन कौन सी हुई, आई ओ हो गई। क्या इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नजर आ रही है? ठीक है, यहां तक हो जाएगा। अब पता है मैं आपको एक और चीज क्या बताऊं कि अगर से ए बी में तो ये ए बी इकट्ठा भी हो सकता है और ए बी अलग अलग भी हो सकता है, जैसे आई ए बी को आई ए बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मींस दोनों ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा इसको इसी तरीके से ही लिखा जाएगा, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, या हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपको जब क्रॉस करनी है, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको अपने गैमेट्स किस तरीके से शो करने हैं। ठीक है, बात यहाँ पे तो ये हो गई। मैं बोल रही हूँ कि ब्लड में ना एंटीजन और एंटीबॉडी भी होते हैं, ये तो आपको पता ही है। क्या पता है कि ब्लड में क्या होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं। अब एंटीजन और एंटीबॉडी की जो इंटरेक्शन होती है, क्या होती है इसकी इंटरेक्शन, ये तो बात पता ही है ना। हमने कौन से चैप्टर में पढ़ी थी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में मैंने आपको बोला था कि एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शन होगी आपस में। उस इंटरेक्शन से हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा बॉडी में किस तरीके से एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, जिसमें हम वो कौन से में देखते हैं, एज वगैरह में पता चल जाता था कि इंटरेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, चलो फोकस चेक करने आई थी जस्ट मैं। अब बात ये आ जाती है कि एंटीजन कहाँ होता है और एंटीबॉडी कहाँ होती है। क्वेश्चन सबसे पहले तो यही याद आता है। ठीक है, तो एंटीजन कहाँ होता है, एंटीजन होता है आरबीसी की मेम्ब्रेन पे, ऑन आरबीसीज मेम्ब्रेन। और एंटीबॉडी कहाँ होती है, इन प्लाज्मा प्रोटीन्स। कहाँ होती है ये, प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन बनता है कि एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन होती है, यहां तक बात पता है। एंटीजन कहाँ होगा, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे होगा, मतलब अगर ये आरबीसी तो है, आरबीसी की जस्ट मेम्ब्रेन के ऊपर, दिस इज आरबीसी, आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होंगे। और प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते कौन कौन से हैं ये पता है, एल्ब्यूमिन होता है और एक ग्लोब्यूलिन होता है। मैं जो जो चीजें मुझे याद आती जाएंगी मैं डिटेल में आपको ये लेक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ, पूरी तरह से डिटेल में अपनी तरफ से। एंटीजन कहाँ होगा, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे होगा। एंटीबॉडी कहाँ होगी, प्लाज्मा प्रोटीन्स पे प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन कौन से होंगे, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन होते हैं। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि ये जो इंटरेक्शन होती है, ये इंटरेक्शन कौन सी जीन करवाती है, इंटरेक्शन करवाती है हमारे को आई जीन। मैं बोल रही हूँ कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी होती है इसकी इंटरेक्शन करवाने वाली जीन कौन सी होती है, आई जीन होती है। चलो मैंने ये बोल दिया कि इंटरेक्शन कराने वाली जीन रिस्पॉन्सिबल है
आई जीन किस चीज के रिस्पॉन्सिबल, इसकी इंटरेक्शन की वजह से, मतलब ये इकट्ठा हो रहा है, इस इकट्ठे होने को क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, एग्लूटिनेशन। और क्योंकि ये काम कौन करवा रही है, आई जीन करवा रही है, तो इस आई जीन की वजह से जो एग्लूटिनेशन हो रही है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, आइसो एग्लूटिनोजन। क्या बोलेंगे, आइसो एग्लूटिनोजन। क्या यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है आपको? मैंने जस्ट इतनी सी बात करी है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शन कराने वाली जीन होगी आई जीन, क्लियर है, और इन दोनों की इंटरेक्शन को कहीं ना कहीं एग्लूटिनेशन का नाम दे दिया जाता है। आई जीन क्योंकि एग्लूटिनेशन करवा रही है, इस वजह से इसको क्या, आई जीन का दूसरा नाम क्या पड़ गया, आइसो एग्लूटिनोजन। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो ये तीन ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए, बी और ए बी, ये तीनों क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। किसके ऊपर, ओ के ऊपर। ओ क्या होता है, ओ रिसेसिव ब्लड ग्रुप होता है। मतलब अगर आपको सॉल्व कुछ भी नहीं करना, ठीक है, आपको अगर 3 नंबर में कोई क्वेश्चन नहीं है, 2 में नहीं है, 5 में नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, जस्ट 1 मार्क का कोई एमसीक्यू या नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको ये पूछा हुआ है कि एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, एक का ओ है, आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि क्या है ये, डोमिनेंट। एक का ब्लड ग्रुप बी है, एक का ओ है, आपका आंसर क्या होगा, एक का ब्लड ग्रुप ए बी है, एक का ओ है, आपका आंसर होगा ये। दोनों का ओ है, ऑब्वियस है, दोनों का ए है, ए या बी है तो ए भी हो सकता है, ए बी कंप्लीट भी हो सकता है, अकेला ए भी हो सकता है, अकेला बी भी हो सकता है। द थिंग इज, अगर इन तीनों के साथ ओ आ गया तो हमेशा ब्लड ग्रुप ये होगा, ठीक है, हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, 95% या 90% चांस या 99% चांसेस रहते हैं कि ये ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, डोमिनेंट है, और ओ ब्लड ग्रुप रिसेसिव होता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी तो यहां तक भी होती है कि अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, फिर भी बच्चे का ओ आ जाए। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए कि ओ की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो सबके ब्लड ग्रुप से मैच करती हैं, क्योंकि ओ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और यहाँ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज का भी मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी आगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हमेशा ऐसा होगा, कि हमेशा पॉसिबिलिटी यही है कि एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप अगर ए है, एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप अगर ओ है, तो उसके चांसेस हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा यही होंगे। 90% चांसेस हैं, ब्लड ग्रुप ये भी हो सकता है, ये कुछ परसेंट चांसेस के भी होते हैं। क्यों? चलो मान लिया कि ये रिसेसिव है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ तभी आता होगा जब दोनों पेरेंट्स क्या ओ होता होगा। बिल्कुल नहीं, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ना मदर का ना फादर का किसी का भी ओ नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली में किसी का ओ नहीं है, बट फिर भी ओ है ना। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये एक्सेप्शन होती है, ओ किसी का भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज मैच करती होती हैं। अब वो एंटीबॉडीज का क्या लोचा है यहाँ पे, क्या बीच में चक्कर है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे दी थी। टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है, मल्टीपल एलियंस भी बोल सकते हैं इसको, या कोडोमिनेंट के नाम से भी टॉपिक आ जाता है, ठीक है। मल्टीपल एलियंस, जस्ट आपको जो नॉर्मल सी बात यहाँ पे लिखी हुई है, अगर इसको भी नोट करना है तो आप लोग कर सकते हैं, और मैं आपको फिर उसके बाद ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या मैं एंटीबॉडी वगैरह का लोचा कर रही हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया कि जो ब्लड है, ब्लड में जीन होगी, जीन का नाम है आई जीन। अब क्योंकि ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। ए बी और ए बी ये तीनों डोमिनेंट होंगे, ओ ब्लड ग्रुप रिसेसिव होगा। अगर इन तीनों के साथ हो आ जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि ओ नहीं होगा, दूसरे वाला होगा, क्योंकि वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करता है और बहुत जल्दी एक्सप्रेस करता है, तो दूसरे वाले की बारी तो आ ही नहीं पाती, ठीक है, दूसरे वाले की बारी नहीं आ पाती। अब बात ये आ जाती है कि ब्लड जो है इसके अंदर जीन क्या आ गई, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शन होगी, एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शन को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। अब क्योंकि ये इंटरेक्शन ब्लड के अंदर बढ़ी हुई जीन भी करवाती है, जिसका नाम क्या है, आई जीन। अब क्योंकि एग्लूटिनेशन कौन करवा रहा है, आई जीन करा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आइसो एग्लूटिनोजन पड़ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि एंटीजन कहाँ होंगे, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे होंगे, एंटीबॉडी कहाँ होगी, प्लाज्मा प्रोटीन्स पे प्रेजेंट होगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। चलिए
इसको एक बार इरेज कर देती हूँ और उसके बाद मैं आपको उसका थोड़ा सा एंटीबॉडीज वगैरह का पूरा फंडा क्लियर कर देती हूँ। हाँ जी, देखिए मैं आपको क्या बता रही थी कि यहाँ पे लिख देते हैं ब्लड ग्रुप्स, यहाँ ब्लड ग्रुप्स लिख देते हो। ये चार्ट ना आप बना भी लेना, ठीक है, आपको भी क्लियर रहेगा काफी चीजें जो हैं कि किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से नहीं हो रही है। ये हो गया जीनोटाइप। यहाँ हम लिख देते हैं इसमें कौन सा एंटीजन होता है, और यहाँ लिख देती हूँ एंटीबॉडी कौन सी होती है। ठीक है, एंटीजन, एंटीबॉडी, ठीक है जी। 4 हैं, 4 बॉक्स बना देते हो एक बार। ठीक है, चलो मेरे पास ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, ए है, बी, ए बी और ओ। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? जीनोटाइप क्या होता है जिसको हम आई के साथ डिनोट करेंगे, क्लियर है? जीनोटाइप, आई का जीनोटाइप कौन सा होगा, आई ए, आई ए, ठीक है। बी का जीनोटाइप कौन सा होगा, आई बी। आप सीधा आई बी भी लिख सकते हैं, आई बी भी लिख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ बोल रही है कि आई बी क्यों लिखा, आई बी क्यों नहीं लिखा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब क्या हो गया, ए बी का आ जाता है। चलो आई बी दोनों सेम तो पढ़ देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी। आई ए बी का आई ए, आई बी, आई ओ का आई ओ, ये जीनोटाइप होते हैं। मींस अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, एक का बी है, तो आप वो नहीं लिखेंगे, जीनोटाइप के अकॉर्डिंग क्रॉस करेंगे। जीनोटाइप पहले ये डालेंगे, जैसे हम नॉर्मल क्रॉस में कर रहे हैं ना, पहले पेरेंट्स लिखते हैं, फिर उसके जीनोटाइप लिखते हैं, फिर क्रॉस कराते हैं। तो उसी तरीके से अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप एक का ए है, एक का ओ है, ऊपर लिखेंगे मदर फादर पेरेंट्स, ब्लड ग्रुप लिखा ए ओ, नीचे जीनोटाइप आएगा आई ए, उधर से आई ओ, ठीक है, वो जीनोटाइप फिर क्रॉस कराएंगे हम, ठीक है। और जब जीनोटाइप ये दोनों इकट्ठे हो गए, आई ए और ओ के, तो ऐसा हो जाएगा आई ए बड़ा हो जाएगा आई ओ से। उसी तरीके से आई बी के साथ ओ आ गया तो आई बी बड़ा हो जाएगा आई ओ से। आई ओ का सीन नहीं है, ये भी फिर से बड़ा हो जाएगा ओ से। जो एंटीजन होते हैं, जो ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर सेम एंटीजन होगा। इसका एंटीजन ए होगा, इसका एंटीजन बी होगा, ठीक है। और क्योंकि वो ए बी है, इसके अंदर बोथ एंटीजन हो गए, बोथ एंटीजन्स, ए भी होगा एंड बी भी होगा। और ओ के अंदर कोई भी एंटीजन होगा ही नहीं, नो एंटीजन। अब इसका मैं सीन भी समझाऊंगी क्या होता है। एंटीबॉडी की बात करूं तो देखो, जो बॉडी में एंटीजन होता है, ये तो पता होगा कि एंटीबॉडी कब आती है, जब उसने एंटीजन के अगेंस्ट कोई काम करना है ना, एंटीजन के अगेंस्ट कोई काम करना है। इसका मतलब कि एंटीजन अगर कोई काम कर रही थी तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अगर एंटीबॉडी बाहर से कोई और आ रही है तो वो उसको मारेगी, है ना। अगर यहाँ पे एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी भी अगर ए आ जाएगी, एंटीबॉडी ए तो एंटीजन ए को, एंटीबॉडी ने एंटीजन को मारना है, इतना सोच के चलो जस्ट, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि अगर एंटीबॉडी भी ए हुई तो उसी खुद के ही एंटीजन को मार देगी ना, वो तो समझ में आएगा। मैं बोल रही हूँ कि एंटीबॉडी जो है वो इस बात का ध्यान रखेगी कि वो एंटीजन को मार दे। अब अगर एंटीबॉडी भी ए हुई और एंटीजन तो है ये, तो उसको तो खुद को ही मार देगी, क्या बचेगा। तो यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी हुई, एंटी बी। अब क्योंकि यहाँ एंटीजन बी है तो क्या यहाँ पे एंटीबॉडी बी हो सकती है, डेफिनेटली नो। तो यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी आ जाएगी, एंटी ए, ठीक है। अब यहाँ पे एंटीजन दोनों है, अगर यहाँ पे एंटीबॉडी ए आई तो एंटीजन तो ए भी है, इसको मार देगी। एंटीजन अब बी भी है तो एंटीबॉडी बी आ गई तो फिर से वो उसको मार देगी। इसका मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी एंटीबॉडी होती ही नहीं है, नो एंटीबॉडी। अब यहाँ पे एंटीजन तो कोई है ही नहीं, तो कोई लोचा ही नहीं कि कौन किसको मारेगा। तो इसके पास ए एंड बी बोथ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, बोथ एंटीबॉडीज। मैं
एंटीबॉडीज होती हैं वो सबके साथ मैच करती होती हैं, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ये वाली भी है, इसके पास एंटीबॉडी ये वाली भी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास ए और बी वाले ग्रुप्स होते हैं कहीं ना कहीं। हो जाएगी ये चीज। मैंने आपको सिर्फ इतनी बात बोली है कि जो इसका मतलब एंटीबॉडी कौन सी आएगी, एंटीजन कौन सा आएगा, एंटीबॉडी किसकी कैसी रहेगी, मैंने आपको बताया। मैंने जो लिखा है 1 सेकंड में जस्ट चेकआउट कर रही हूँ, देख आप अगर बहुत गौर से फरमाएं तो मैं आपको कैमरे के पीछे नजर भी आ रही हूँ, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन इसकी। अब आप देखो कि O के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ये इसको क्या बोला जाता है, आपको ये पता है इसको क्या बोला जाता है, O को इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। और AB को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट का क्या मतलब है कि ये किसी से भी ग्रुप ले सकता है, किसी से भी कभी भी ब्लड ले सकता है। और यूनिवर्सल डोनर, मेरा ब्लड ग्रुप O है, मैं यूनिवर्सल डोनर हूं, मैं किसी को भी ब्लड ग्रुप अपना मींस किसी को भी अपना ब्लड दे सकती हूँ, ब्लड ग्रुप में ब्लड दे सकती हूँ। अब बात ये आ जाती है मैं अपना ब्लड क्यों दे सकती हूँ किसी को, क्योंकि मेरे में एंटीजन तो कोई है ही नहीं। जब भी एंटीजन किसी की बॉडी में जाता है कोई और एंटीजन, तो वो जाके अंदर कोई ना कोई कबाड़ा करेगा, क्योंकि एक बार तो वो उसकी बॉडी के लिए नया है, उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करनी शुरू कर देगी। अगर मेरा ब्लड ग्रुप, जैसे देखो मैंने बोला था ना कि टेररिस्ट अगर आते हैं, मैंने ये बात बताई थी शायद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के टाइम पे मैंने बताई थी कि अगर एक टेररिस्ट देश में एंटर करता है तो कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है, आज नहीं तो कल उनके कोई कांड करने के बाद ही सही पता तो चल ही जाता है कि आए थे, उनके अगेंस्ट काम होगा। अब एंटीजन वो है जो शायद बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता था, ओ में वो होता ही नहीं है। अगर मैं अपना ब्लड किसी को दूंगी भी सही तो उसकी बॉडी में जाके वो कोई भी कबाड़ा नहीं करने वाला, क्योंकि कबाड़ा करने वाला कौन होता है, एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होती नहीं। एंटीबॉडी कोई कबाड़ा नहीं करती, एंटीबॉडी जाके अंदर इम्यूनिटी बूस्टअप करती है। एंटीजन है नहीं, किसी की बॉडी में कुछ नुकसान नहीं करेगी। एंटीबॉडीज दोनों हैं, जो इसको चाहिए वो भी है, जो इसको चाहिए वो भी है, ठीक है। इसके अंदर तो होती ही नहीं है, जाएगी तो और अच्छी बात है, इसके अंदर भी जा सकती है, इसके अंदर भी जा सकती है, और इसके अंदर तो है ही नहीं, जाएगी तो और अच्छी बात है। मतलब ये किसी के अंदर भी जा सकता है। और ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट दे किसी को नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर दोनों एंटीजन है। इसके अंदर गया तो ए एंटीजन जाके इसके अंदर नुकसान करेगा, इसके अंदर तो ए है नहीं, इसके अंदर कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है। अगर इसके अंदर एंटीजन ए गया तो इसकी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगी। अगर ये इसके अंदर गया तो इसके पास खुद के पास कौन सा है, ए, इसके पास दोनों है। इसके अंदर जब ए जाएगा तो कुछ नहीं होगा, इसके अंदर बी चला गया तो नुकसान करेगा, क्योंकि इसकी बॉडी, इस ए ब्लड ग्रुप वाले की बॉडी इसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगी। अब बॉडी अपने आप से अंदर से लड़ी जा रही है, क्योंकि एंटीजन कोई और आ गया है, बॉडी को वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है ना, बॉडी उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो बॉडी अपने आप से ही उसकी एंटीजन एंटीबॉडीज इन सबको मारती जाएगी, ठीक है। तो बात ये आ जाती है इसके पास एंटीबॉडीज कोई भी नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ले किसी से भी सकता है, दे किसी को भी नहीं सकता। क्लियर है, एंटीबॉडीज नहीं है, एंटीबॉडी उसको मिल जाएगी तो नुकसान उस चीज का कोई भी नहीं होगा। बस मैं इतनी सी बात बताना चाह रही थी। क्या यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन है? आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल मैं एक और बात यहाँ पे जस्ट लिख देती हूँ। एंटीजन कहाँ होता है? ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे होता है। जहां तक मैं नोटिस कर पा रही हूँ कैमरा में, इस एरिया में सनलाइट की रिफ्लेक्शन कुछ ज्यादा ही आ रही है। मैं ऊपर लिख तो नहीं हूँ, मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि आरबीसी की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ होगा? इन प्लाज्मा प्रोटीन्स। कहाँ होगा ये? इन प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्या यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है? मैं जस्ट ये चेकआउट कर लेती हूँ कि क्या ये दिख रहा है? दिख रहा है आरबीसी मेम्ब्रेन काफी ज्यादा वो दिख रहा है, ब्लर है मेम्ब्रेन की, तो स्पेलिंग ही आधी दिख रही। प्लाज्मा प्रोटीन तो क्लियर है। एंटीजन जो है वो थोड़ा सा जहाँ पे यहाँ पे इस एरिया में ज्यादा सनलाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है, कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी इसकी सेटिंग। एनी हाउ आपको दिख तो रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जस्ट आपको ये टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि क्लियरली बता रही हूँ कि ना ये वाला जो ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक है ना, आपको बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है अगर आपको ये टेबल याद हुआ तो, क्योंकि आपको ये पता है कि जीनोटाइप किसका कौन सा है, समझ रहे हो? जीनोटाइप अगर आपको पता होगा तो ही आप आगे की चीजें सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक
और करवा देती हूँ जिसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैंने आपको बताया था ना टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद मैं आपको कराऊंगी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, कोर डोमिनेंस बोला था ना इसको, कोर डोमिनेंस मतलब कंप्लीट डोमिनेंस, और मल्टीपल एलील, दो नाम है इस टॉपिक के। इनकम्प्लीट डोमिनेंस छोटा सा ही है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ इसी के बाद। इसको इरेज कर देती हूँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अभी बता देती हूँ। और इनकी क्रॉस जो है, इसकी क्रॉस के तो जस्ट एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल मैं आपको कल की क्लास में बताने वाली हूँ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, वो मैं अभी के आपको बता रही हूँ, जस्ट वेट। हाँ जी देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसके बारे में मैं आपको क्या बोलूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको फ्लावर बता देती हूँ कि ये किसमें होता है। एक तो इसको बोल देते हैं स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर भी लिखा हो सकता है कहीं पे, स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर भी लिखा हो सकता है किसी किसी जगह पे, और एंटीरिनम, या फिर मिराबिलिस जलापा, ठीक है जी। स्नैपड्रैगन, एंटीरिनम, मिराबिलिस जलापा, सॉरी अंडरलाइन नहीं होती इस तरीके से। अगर आपको ये तीन चीजें कहीं पे देखने को मिल गई कि अगर मैंने मार्कर दूसरा कहाँ रख दिया, वेट वेट वेट, अगर आपको ये कहीं पे दिख गया कि मतलब स्नैपड्रैगन की बात हो रही है, स्नैपड्रैगन की बात हो रही है, या आपको लगा कि मिराबिलिस जलापा की बात हो रही है, या आपको लगा कि एंटीरिनम की बात हो रही है, सो सॉरी मुझे नहीं पता था कि ये फोकस कब से उड़ा हुआ था। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने लिखा है स्नैपड्रैगन, एंटीरिनम एंड मिराबिलिस जलापा, मुझे नहीं पता कब से उड़ा हुआ था, मैं तो जस्ट अभी मार्कर उठाने की तो देखा स्नैपड्रैगन, एंटीरिनम, मिराबिलिस जलापा। ये तीनों आपको कहीं भी लगे कि इस प्लांट की बात की जा रही है, इस फ्लावर की बात की जा रही है, मतलब आपको वहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की क्रॉस करनी है। आप जस्ट सोच के देखो, आपको बस आंसर आपका वो निकलना चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर कंप्लीट डोमिनेंस था मतलब अपनी डोमिनेंसी जो है वो कंप्लीटली शो कर रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब आप अपने आप को पूरी तरह से डोमिनेट शो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अपने आप को पूरी तरह से डोमिनेट नहीं शो कर पा रहा। मतलब क्या कह रही हूं मैं, सपोज कि एक फ्लावर जो है वो कैसा है, रेड है, एक कौन सा है, वाइट है, ठीक है, एक फ्लावर कौन सा है, रेड है, और एक कौन सा है, वाइट है। मैं रेड के लिए दोनों कैपिटल आर लिख रही हूं, कैपिटल आर, ठीक है, ये हो गया पेरेंट्स, ये हो गया इसका जीनोटाइप। वाइट के लिए मैंने जीनोटाइप ले लिया स्मॉल आर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, टीटी की तरह इसको भी नीचे उतार दिया, इसको नीचे उतार दिया, क्योंकि दोनों सेम सेम है तो डेफिनेटली हम ऐसा कर सकते हैं। आर वाई के केस में नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों गैमेट्स अलग अलग थे, सीड शेप का कैरेक्टर अलग था, सीड कलर का कैरेक्टर अलग था, मैं उसको एक को नीचे नहीं उतार सकती थी। अब अगर मैं इसको क्रॉस कराऊं तो मेरे पास क्या बनता है यहाँ पे, आर। डेफिनेटली अगर हम ड्राइंग करते हैं अगर हम ड्राइंग करते हैं, अगर मैं रेड कलर पेंट में व्हाइट पेंट मिला दूं तो कौन सा बनेगा, ऑब्वियसली पिंक, है ना। तो यहाँ पे कौन सा कलर आ गया मेरे पास, पिंक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। मेरे पास क्या है, एक रेड फ्लावर है, एक व्हाइट फ्लावर है। रेड के लिए क्या होता है, कैपिटल आर मैंने लिखा, इसके लिए मैंने स्मॉल आर लिखा। मैंने ये चीज चेक करनी है कि यहाँ पे इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों बोला, ऐसी क्या चीज थी, ऐसा कौन सा जीन था जो शायद अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट शो ही नहीं कर पा रहा, वो अपने आप को इनकम्प्लीट डोमिनेट शो कर पा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि दिस एरिया इज क्रॉसिंग और सेल्फिंग, क्रॉसिंग या फिर सेल्फिंग, और ये क्या है मेरे पास, F1 जनरेशन। अब मैं F1 जनरेशन का क्या करूंगी, इसके गैमेट्स बना दूंगी। मेरे पास गैमेट्स कौन से हैं, आर, मैं इसका बॉक्स बना दूं, आर, ये क्या बनेगा, कैपिटल आर,
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? कैपिटल आर को मैं क्या बोलूंगी? रेड बोलूंगी। कोई कंफ्यूजन? स्मॉल आर को क्या बोलूंगी? व्हाइट। यहां तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैपिटल आर और स्मॉल आर को क्या बोलूंगी? पिंक, पिंक बोलूंगी इसको। मैं इसको थोड़ा सा रिलेट कर रही थी टीटी वाले से। क्या इसकी दो टाइप की रेशियोज निकल सकती हैं? बताओ, क्या इसकी दो टाइप की रेशियोज निकल सकती हैं कि मैं इसको ये बोल दूं कि ये रेड है, पिंक व्हाइट ऐसा कुछ है? दैट मीन्स कि मैं बोल दूं कि इसको मैं बोल सकती हूँ कि इन तीनों को मतलब 3:1 ऐसी वाली रेशियो निकल सकती है। उसमें तो ये था कि मैं आपको जान करके उससे रिलेट करके क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि इसकी रेशियो क्या निकलती है? F2 रेशियो जो इसकी निकलती है वो क्या निकलती है? रेड रेशियो पिंक रेशियो व्हाइट। ठीक है, रेड कितना है? 1, पिंक कितने हैं? 2, व्हाइट कितना है? 1। अब क्योंकि आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इसमें कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको थोड़ी सी चीज क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे उसमें एक ये चीज थी, दो ये बन रहे थे और एक ये था, इसकी तो बात ही खत्म हो गई यहीं पे। इन तीनों को हमने टॉल बोल दिया था क्योंकि ये भी टॉल है और इसका एक जीन भी टॉल है। मैं इसको पिंक बोल रही हूँ। क्या मैं इसकी तरह इनको रेड में कंसीडर कर सकती हूँ? जैसे उसमें हमने इन दोनों को हाइब्रिड बोल दिया था, इसको हाइब्रिड बोल दिया था, वैसे ये क्या था? टॉल था और ये दोनों क्या थे? हाइब्रिड थे। दिस वन इज हाइब्रिड एंड दिस वन इज आल्सो हाइब्रिड। क्या मैं इसको हाइब्रिड या इन दोनों को रेड बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती ना। इस यहाँ तो मैं बोल नहीं सकती थी कि आधा टॉल आधा कुछ। टॉल और ड्वार्फ तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं तो टॉल में ही कंसीडर हो जाएगा ना। अब रेड और व्हाइट को मिलाएंगे तो वो रेड तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा अगर उसमें व्हाइट। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप इस चीज को समझिए कि ये वाला जो टी था ये अपनी डोमिनेंसी को शो कर पा रहा था, अपनी रिप्रेजेंट कर रहा था अपने डोमिनेंट कैरेक्टर को। उसने अपने डोमिनेंट कैरेक्टर को लास्ट तक छोड़ा नहीं। वो डोमिनेंट एक जीन अगर डोमिनेंट थी तो वो कंसीडर की गई टॉल में। अगर उसकी फिनोटिपिक रेशियो को देखें, जीनोटिपिक रेशियो के हिसाब से वो हाइब्रिड था, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो के हिसाब से उसने अपने डोमिनेंट कैरेक्टर को वहीं पे स्टेबल रखा। टॉल में 3 कंसीडर किए गए क्योंकि ये अपने आप को डोमिनेंट एक्सप्रेस कर पा रहा था। शायद यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जैसे इसके अंदर व्हाइट कलर मिला, वो रेड वाली जीन ने इस कैपिटल आर वाली जीन के साथ जैसे ही ये वाला जीन आया तो इसकी जो डोमिनेंसी थी वो कहीं ना कहीं क्या हो गई? डगमगा गई। तो जैसे ही रेड के अंदर व्हाइट फ्लावर हम मिलाते हैं, मींस रेड और व्हाइट फ्लावर की क्रॉस कराते हैं तो पिंक फ्लावर बन गया। मींस उसका डोमिनेंट कैरेक्टर कंप्लीटली नहीं था। कैसा था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ। ये समझ में आ गई क्या कहना चाह रही थी? मतलब उसका कैरेक्टर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं था, वो कहीं ना कहीं डगमगा गया। इसलिए क्या हुआ? वहां पे 3:1 निकल ही नहीं सकती। इसका रेशियो हमेशा 1:2:1 ही निकलेगा। समझ में आई मेरी बात? थोड़ी थोड़ी तो आ गई होगी। देखो बच्चों, मैं क्या कह रही हूँ कि ये अपने आप को एक्सप्रेस लास्ट तक भी कर रहा था। कैपिटल टी लास्ट तक अपने आप के डोमिनेंस को एक्सप्रेस कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो टॉल कैरेक्टर है। इसके साथ जैसे ही व्हाइट मिला, इसका डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो गया? थोड़ा सा डगमगा गया। ये अपना डोमिनेंट कैरेक्टर स्टेबल नहीं कर पाया। कैसा बन गया? पिंक बन गया। डोमिनेंट कैरेक्टर था क्या? रेड। एक जीन जरूर रेड की है लेकिन जैसे ही व्हाइट के साथ मिला पिंक बन गया। इसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलेंगे। हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस। अच्छा, मैं आपको जस्ट क्लियर आउट कर रही हूँ। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये 6 हो गए हैं। ठीक है जी। अभी आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे ना, मतलब तभी मेरे को ये लगेगा कि मैं आगे चलूं। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ इतने क्वेश्चन करवा दिए, अब मैं आगे चल सकती हूँ। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में मैं क्या ले आती हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं इसके पहले तो मुझे ये लग रहा है कि इसके क्वेश्चन आपको दिखाने चाहिए मुझे।
तभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाहिए। चलो एनी हाउ देखते हैं, मैं आप मेरे पे ट्रस्ट करो, जैसे बाकी चैप्टर्स आपको पूरी तरह से क्लियर किए हैं डेफिनेटली हम ये भी करेंगे। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।